आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज में प्रोज प्रोज के टीचिंग मेथड्स, मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज प्रोज के टीचिंग जो मेथड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब गद्य शिक्षण की विधियां, जो गद्य शिक्षण की विधियां है उसके बारे में जानेंगे कि गद्य शिक्षण को कैसे पढ़ाना है और उसके कौन कौन से तरीके हैं गद्य शिक्षण कराने के। हमारा जो ये शाम का सेशन है वह पेडागोजी ऑफ टीचिंग है, तो पेडागोजी ऑफ टीचिंग का जो शाम का सेशन है उसमें बहुत सारी बातें चर्चा हो चुकी हैं। उसमें लर्निंग चर्चा हो चुकी है, एक्विजिशन चर्चा हो चुका है, और उसके बाद जो है वो मैगजीन्स की चर्चा हो चुकी है, मेथड्स की चर्चा हो चुकी है। मेथड्स में जो ग्रामर का मेथड्स है, ग्रामर के मेथड्स की चर्चा हो चुकी है। ग्रामर के मेथड में इंडक्टिव मेथड की चर्चा हो चुकी है, डिडक्टिव मेथड की चर्चा हो चुकी है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की चर्चा हो चुकी है। साथ साथ में जो है वह समवाय विधि की चर्चा हो चुकी है, यानी आगमन निगमन समवाय विधि, आगमन निगमन एक साथ में उसकी चर्चा हो चुकी है। सूत्र विधि की चर्चा हो चुकी है, तथा साथ में भाषा संसर्ग विधि की चर्चा हो चुकी है। भाषा संसर्ग विधि के साथ साथ में जो है अनौपचारिक और अव्याकृति विधि की चर्चा हो चुकी है। इन सभी को जो है मैंने कल आपके सामने पूरा चर्चा किया हुआ था, और पूरा चर्चा भी इस तरह से किया हुआ था, कंपैरेटिव स्टडी के रूप में चर्चा किया हुआ था। तो आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, और उसके बाद समवाय विधि, अनौपचारिक विधि और व्याकृत विधि, इन सब विधियों की चर्चा जो है आपके सामने हो गई। और यह सारी विधियां जो है वह व्याकरण में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो व्याकरण में पढ़ाने के लिए विधियों का जो है वह वहां बात हो चुकी है। अब हम जो है बात आगे की करेंगे, बात जो है वो आगे की करेंगे गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां। तो गद्य शिक्षण में जो प्राथमिक लेवल पे कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, और उसके बाद जो है वह उच्च प्राथमिक पर कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, जो है वह माध्यमिक में कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, इस पे जो है हम आज चर्चा करेंगे। और शिक्षक कैसे क्या क्या प्रयोग करता है और कैसे प्रयोग करता है, इन सब बातों को जो हम आज विस्तार में चर्चा करेंगे। तो होप आप सभी लोग जो है आगे होंगे। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और जो है इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की संख्या जो है अभी बहुत कम है, तो आप अगर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो सब्सक्राइब की जो संख्या वह बढ़ जाएगी। ओके, तो बढ़ जाएगी तो हमारा जो ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगेगा। ओके, तो उसके मीडियम जो है, उसके मीडियम प्रयोगकर्ता वो आप ही लोग हैं, एम्बेसडर जो है उसके आप ही लोग हैं, तो यह वहां तक पहुंचाइएगा। ओके, तो मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे जो है हम स्लाइड शेयर जो है वो बंद करते हैं। स्लाइड शेयर बंद करने के बाद सीधे बोर्ड वर्क पे आएंगे, बोर्ड वर्क की बात करेंगे। चलिए, तो बोर्ड वर्क पे आज हमको जो है बात करनी है किसकी, गद्य शिक्षण की विधि। जो गद्य शिक्षण की विधियां हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो गद्य शिक्षण की विधियों में चर्चा जो है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गद्य शिक्षण होता क्या है। गद्य शिक्षण होता क्या है, तो पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके में अगर भाषा की बात करें तो भाषा में जो है वह गद्य होता है, पद्य होता है, रचना होता है, व्याकरण होता है, और कहानी होती है, और उसके बाद जो है नाटक होते हैं। इन सभी को पढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं, सभी को पढ़ाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो उसी में एक जो है हमने व्याकरण पढ़ लिया है और हमको गद्य शिक्षण के बारे में जानना है। तो गद्य शिक्षण क्या होता है, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं कि गद्य शिक्षण होता क्या है। गद्य शिक्षण क्या होता है, गद्य मतलब क्या होता है कि जो कंटेंट होता है, जो ऐसे ही लिखा हुआ होता है, जो कंटेंट लिखा हुआ होता है। जैसे यह जो है राम जो है हीरा और मोती दो बैल थे, और हीरा और मोती जो है वो दो बैल किसान के खेत में काम करते थे। हीरा और मोती दोनों जो है वह एक साथ में काम करते थे। हीरा मोती दोनों बैल जो है वह खेतों में लगातार काम करते थे। उसका जो मालिक है वह उनको बड़ी सेवा करता था, उनकी देखभाल करता था। ऐसे ऐसे जो है हम एक पूरा पैराग्राफ में कंटेंट को लिखते हैं, कंटेंट को जो है उसको पढ़ते हैं। तो जैसे जो है वह, मैं यहाँ पे अगर कोई भी कंटेंट लिख दूं तो वह कंटेंट एक जैसा कैसा होगा, वह गद्य के जैसा होगा। तो गद्य के जैसा होगा, तो गद्य का शिक्षण कराते क्यों है, गद्य शिक्षण क्यों कराते हैं। तो गद्य शिक्षण जो है वह विचार विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है। जो गद्य शिक्षण है वह गद्य शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण को कहते हैं विचार विचार विनिमय का साधन।
जो गद्य शिक्षण यानी गद्य जो है, गद्य शिक्षण की बात अभी बाद में करते हैं, सबसे पहले गद्य की बात करते हैं। तो गद्य क्या है? गद्य जो है वह विचार विनिमय का साधन है, यानी गद्य के माध्यम से ही हम अपने विचारों को जो है वह विद्यार्थियों तक या लर्नर तक या पाठक तक पहुंचाते हैं। जो पाठक पढ़ने वाला होता है, जो लर्नर होता है, जो उसको समझ रहा है, सीख रहा है, उस तक जो है अपनी बातों को, अपने विचार को जो है उस तक पहुंचाते हैं। विनिमय मतलब लेन देन करना। तो यह विचार विनिमय का साधन है गद्य। गद्य जो है वो विचार विनिमय का साधन है। और यह साहित्य की विधाओं में से एक विधा भी है। जो साहित्य है, उन साहित्य की विधाओं में से हिंदी विधा जो है, गद्य विधा, पद्य विधा, नाटक विधा, उन विधाओं में से एक विधा भी जो है या गद्य है। तो गद्य क्या है? गद्य एक साहित्य की विधा है। गद्य एक साहित्य की विधा है। साहित्य की एक विधा है। तो इसमें जो है एक ऐसे ही उसका रूप है, उस रूप में गद्य का पूरा कहानी, गद्य का जो है वो पूरा विस्तार उसमें दिया जाता है। गद्य क्या है? यह विभिन्न विधाओं के ज्ञान एवं गंभीर अध्ययन हेतु पद्य के साथ गद्य शिक्षण का भी अपना महत्व। जैसे अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, मैंने कहा कि गद्य विधा है, पद्य विधा है, नाटक विधा है, रचना विधा है। ये जो अलग अलग विधाएं हैं, गद्य विधा, पद्य विधा, नाटक, निबंध, ये जो अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं में से जैसे पद्य एक विधा है, वैसे ही प्रकार की गद्य भी एक विधा है। उस गद्य में क्या होता है? पद्य में क्या होता है कि पद्य में हम जो बात होती है, जो कहानी होती है, जो संदेश होता है, उस संदेश को हम गा करके लय में सुप्रा सेगमेंटल में उसको जो हम प्रस्तुत करते हैं। जबकि गद्य में कोई सुप्रा सेगमेंटल नहीं होता है, बट यहाँ पे हाँ सुप्रा सेगमेंटल तो नहीं होता है, बट यहाँ पे जो है वो जो पूर्ण विराम है, जो कॉमा है, कॉमा, पूर्ण विराम यानी अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन सभी विरामों को जो है वो ध्यान करते चलते हैं। साथ साथ में व्याकरण के जो रूप है, व्याकरण के रूप में भी हम वह पढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही गद्य एक साहित्य की विधा है। गद्य जो है वो विचार विनिमय का साधन है। पठन की आरंभिक शिक्षा, जो पठन की आरंभिक शिक्षा है, जैसे अगर हम रीडिंग कराते हैं तो उसकी जो आरंभिक शिक्षा है वह अक्षर, शब्द तथा वाक्य पठन कौशल तक सीमित है। परंतु पठन, भाव ग्रहण आदि उच्च कौशल शब्द शिक्षण, गद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जब हम शुरू में रीडिंग करवाते हैं, पठन करवाते हैं, यानी पठन के दौरान क्या क्या करवाते हैं? तो पठन के दौरान बच्चा जैसे छोटा होता है तो वहां पे अक्षर का ज्ञान करवाते हैं, शब्द का ज्ञान करवाते हैं, वाक्य का ज्ञान करवाते हैं, वाक्य क्या ज्ञान करवाते हैं, और जो है वाक्य का ज्ञान करवाते हैं तथा अवतरण का ज्ञान करवाते हैं। अब ये अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, अवतरण ज्ञान, ये सब करवाते हैं। तो ये सब जो है वो छोटे लेवल के ऊपर होता है, और छोटे लेवल पर होता है। तो ऐसे ही यह जो है यह प्राथमिक स्तर पर होता है, तो प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, अवतरण ज्ञान इतना करवाते हैं। बट जैसे ही बच्चा और आगे बढ़ता है तो वह गद्य के अनेक प्रकार की बातों को भी वह सीखने लगता है। तो उसके उच्च कौशल, गद्य के उच्च कौशल बच्चा गद्य शिक्षण के माध्यम से सीखता है। यानी गद्य शिक्षण के माध्यम से उसके उच्च कौशल की, अभी तक तो था कि खाली अक्षर ज्ञान की क ल म, अभी यहाँ पे अक्षर ज्ञान हो रहा है। तो क एक अलग है, ल एक अलग है, म अलग है, तो अभी अक्षर का ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ही कलम एक दूसरा हो गया, शब्द हो गया। फिर कलम एक लिखने का साधन है, अपैरेटस है। अब एक वाक्य हो गया, ये वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया। अब ऐसे ही बच्चा जैसे बड़ा होते जाता है तो वैसे ही वह अवतरण में, पैसेज में, वाक्यों में वह बोलने लगता है। बट जब यह और बड़ा होता है तो उसी में क्या होते हैं, उसी में और रूप आ जाते हैं। तो उसी में समास का रूप आ जाता है, उसी में जो छंद का रूप आ जाता है, उसी में अलंकार का रूप आ जाता है, और उसी में जो व्याकरण की और भी जो बातें हैं, वह व्याकरण की बातें उसी में आ जाती हैं। और उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट
ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों को पढ़ाते पढ़ाते जो है वह एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। तो पढ़ाते पढ़ाते जो कठिन शब्द होते हैं वो कठिन शब्दों का कठिन निवारण भी करना पड़ता है। तो ऐसे जब गद्य जो गद्य की विधा है उस गद्य की विधा में सामान्य सामान्य जो है विचार विनिमय तो होता ही है, साथ साथ उसमें कठिन विचार विनिमय भी साथ साथ में होते हैं, तो उनका भी जो है कौशल करवाया जाता है। तो वह उच्च कौशल में आता है। बच्चा जब ऊपर जाता है हायर सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी में जब जाता है तो वहां पे उसके उच्च कौशल का ज्ञान गद्य शिक्षण में करवाया जाता है। तो गद्य शिक्षण में जैसे निबंध आ जाते हैं या फिर जो है उसमें रिपोर्टाज आ जाते हैं या फिर उसमें जो है वह कहानियां आ जाती हैं या उसी में जो है वो और भी चीजें आ जाती हैं। तो उन सारी बातों को जो है इसमें समाहित किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है और तो गद्य शिक्षण के समय पठन गति, शब्द उच्चारण, शब्दार्थ, ज्ञान, व्याख्या, विचार विश्लेषण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए यहाँ तक इसको मिटा दें तो आगे और चलते हैं गद्य शिक्षण में। गद्य शिक्षण में और क्या ध्यान दिया जाता है? तो गद्य शिक्षण में कराते समय, अब गद्य शिक्षण कराते समय क्या करते हैं, क्या ध्यान देते हैं? तो ध्यान देते हैं जो है गद्य शिक्षण कराते समय पठन की गति, गद्य शिक्षण कराते समय ध्यान देते हैं किसकी? तो ध्यान देते हैं किस बात की? तो पठन की गति, यानी पढ़ने की गति कैसी है, पठन की गति यानी जो वाक्यों का पढ़ रहे हैं वो पढ़ने की गति कैसी है। तो पठन की गति ध्यान देखते हैं। शब्द का उच्चारण ध्यान करते हैं, यानी जब हम गद्य शिक्षण कराते हैं तो गद्य शिक्षण कराते समय पढ़ने की शैली, पढ़ने की गति, बच्चा एक मिनट में कितने शब्द बोलता है और उन शब्दों को सही से उच्चारण कैसे करता है, यानी शब्द का उच्चारण भी देखते हैं। शब्द का उच्चारण देखने के साथ साथ में शब्द अर्थ, उसके शब्दों के अर्थ कितने हैं, शब्दार्थ देते हैं। तथा ज्ञान की व्याख्या, उसमें अगर कोई ऐसी बात आ गई तो उस ज्ञान की व्याख्या, उसका कॉन्सेप्ट का जो है एक्सप्लेनेशन, वह कैसे देना, तो कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन। तथा विचारों का विश्लेषण वो भी इसी में आता है, यानी विचार विश्लेषण भी इसी में देखा जाता है। तो विचार विश्लेषण हो गया। और विचार विश्लेषण इतनी सारी बातों को जो है वह गद्य शिक्षण कराते समय ध्यान रखा जाता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि गद्य शिक्षण जब कराया जाए तो गद्य शिक्षण में जो कंटेंट है वह कंटेंट किस तरह से उच्चारित किया जाए तथा उसकी पठन करने की गति कैसी हो। यानी उसमें जैसे मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं यहीं पे, गद्य शिक्षण के समय पठन गति, शब्द उच्चारण, शब्दार्थ, ज्ञान व्याख्या, विचार विश्लेषण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैंने क्या किया, मैंने इन शब्दों पे जहां जहां कॉमा था उन जगहों पे मैंने थोड़ा मैं रुका तो ऐसे पता चल रहा है कि ये शब्द अलग है, ये वाला 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 शब्द अलग है। तो ऐसे एक पूरे पैसेज में जो शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, 20 शब्द, 30 शब्द, 50 शब्द जो शब्द है, हाँ अनसीन पैसेज जो शब्द हैं, उन शब्दों को अवतरण को अनसीन पैसेज कह सकते हैं। तो वो उन शब्दों को, उनमें जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की पढ़ने की गति कितनी है और उन शब्दों को सही से उच्चारित कितना किया जा रहा है तथा उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जा रहा है और उनकी व्याख्या कैसे की जा रही है, ज्ञान की व्याख्या कैसे हो रही है और उसका विचार का विश्लेषण कैसा हो रहा है। इन सब बातों का जो ज्ञान है, इन सब बातों का ज्ञान गद्य का शिक्षण कराते हैं तो उस टाइम पे ध्यान देते हैं। और क्या ध्यान देते हैं तो वो आगे चलते हैं। इससे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमशः विषय के प्रति स्तरानुकूल गहनता और गंभीरता होती है। जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो माध्यमिक स्तर पे पहुंचता है, माध्यमिक स्तर पे तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पे पहुंचता है। तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहुंचने पर जो कंटेंट की संख्या होती है, गद्य में जो शब्दों की संख्या होती है, गद्य में शब्दों की संख्या, तो इसमें शब्दों की संख्या बहुत होने लगती है। आगे बढ़ता है तो बहुत होने लगती है और वाक्य जो है, वाक्यों की क्लिष्टता बढ़ जाती है।
वाक्यों की क्लिष्टता बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे बच्चा और आगे बढ़ता है तो उसी गद्य में, उसी गद्य के अंश में या उसी पूरे गद्य में जो है वह शब्दों की संख्या जो है वह बढ़ जाती है, बहुत हो जाती है, वाक्यों में क्लिष्टता हो जाती है, तथा तथा जो है उसके वाक्यों में गहनता होने लगती है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट बिल्कुल गहन हो जाता है, डीप हो जाता है, गहनता होने लगती है। और क्या, उसके में गंभीरता भी होने लगती है, गंभीरता भी होने लगती है। वह इस तरह से कहा जाता है कि वह एक शब्द में ही कई सारे शब्दों का उच्चारण होने लगता है, यानी एक शब्द में कई सारे मीनिंग निकलने लगते हैं, तो जो है वह शब्दों की जो है वह गंभीरता भी होने लगती है। तो प्राथमिक स्तर पर जब बात करती हैं तो वह बहुत धीरे धीरे शब्द की गति को ध्यान रखते हैं, उच्चारण का ध्यान रखते हैं, शब्दार्थ का ज्ञान रखते हैं, उसकी व्याख्या कराते हैं, विचार विश्लेषण कराते हैं। जबकि जब वहीं आगे बढ़ते हैं माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, तो शब्दों की जो संख्या है वह ज्यादा होने लगती है और वाक्य में क्लिष्टता आने लगती है, गहनता होने लगती है और गंभीरता भी होने लगती है। जब हम जो है गद्य शिक्षण कराते हैं तो गद्य शिक्षण कराते समय शिक्षक जब गद्य शिक्षण कराता है तो वह बच्चों से इन्हीं बातों का ध्यान रखता है, और जब बच्चे गद्य को पढ़ते हैं तो वह भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं। आगे चलिए, अब गद्य जो है वो निकला कहां से उसकी बात करते हैं। जो गद्य है, गद्य शिक्षण की व्युत्पत्ति कहां से हुई है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं अगर आपने कर लिया है तो। जो गद्य है वह गद्य संस्कृत से निकला हुआ है। गद्य जो है वह संस्कृत का एक शब्द है। जो गद्य है वह संस्कृत शब्द के गद धातु से बना है। यह संस्कृत के गद धातु से बना है। गद्य शब्द यानी गद्य शब्द संस्कृत के गद धातु से बना है। संस्कृत के गद धातु से बना है। संस्कृत के गद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है। गद धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना। गद धातु का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट कहना, यानी जो भी बात कहनी है उसको स्पष्ट कहनी है। गद धातु का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना। स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्ति कहेगा, तो स्पष्ट रूप से कहने के लिए उसे शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह से करना पड़ेगा, शब्दों की गहनता को समझना पड़ेगा, शब्दों के अंदर जो व्याख्या है उसको समझना पड़ेगा। तो यह सब सारी बातों को जो है वह गद्य में समाहित किया जाता है। अर्थात गद्य उसे कहते हैं जिसे हम स्वभावतः बोलते हैं, जिसमें राग नहीं होता है। यानी गद्य में क्या होता है, गद्य में कोई राग नहीं होता है। अगर कोई राग होने लगा तो वह क्या बन जाएगा, वह पद्य बन जाएगा। तो गद्य में कोई राग नहीं होता है, इसे बिल्कुल साधारण रूप में बोलते हैं, इसको बिल्कुल साधारण रूप में बोलते हैं। गद्य, जैसे मैं बोल रहा गद्य में कोई राग नहीं होता है, तो इसमें हम इसको कोई सुप्रासेगमेंटल में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और केवल भाव प्रकट करना इसका उद्देश्य होता है। यानी इसमें हम कोई बात है, बस जो संदेश है वह संदेश देने की बात हम इसमें करते हैं। मात्र संदेश या भाव प्रकट करने की कोशिश इस गद्य के माध्यम से करी जाती है। गद्य के माध्यम से बस भाव को प्रकट करने या संदेश को प्रेषित करने की कोशिश करी जाती है। गद्य वह शब्दार्थ योजना है जो छंदोबद्ध नहीं होता है। गद्य जो है यह एक ऐसी योजना है, यह गद्य में शब्दों को इस तरह से रखा जाता है, जो कि छंदोबद्ध नहीं होते हैं। इस तरह से रखा जाता है जो कि छंदोबद्ध नहीं होते हैं। यानी अगर छंद आ गए तो वह पद्य का रूप लेने लगे, तो छंदोबद्ध नहीं होते हैं। ऐसे जो शब्द है, शब्दों का जो रूप है वह रूप छंदोबद्ध नहीं होता है। अब इसी में आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि मौखिक और लिखित रूप में साधारण ढंग से कही गई बात, छंद रहित बात गद्य कहलाती है। जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं, आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनके अनुसार यह कहते हैं कि मौखिक और लिखित रूप से कही गई बात, कोई भी बात जो है अगर मौखिक रूप से या लिखित रूप से कही गई है, मौखिक या लिखित रूप से
कही गई बात, कही गई बात जो, कही गई बात जो, कही गई बात जो साधारण ढंग से कही जाए, जो साधारण हो, जो साधारण हो, तथा उसमें, तथा उसमें कोई छंद ना हो, तथा उसमें कोई छंद ना हो, उसे गद्य कहते हैं। तो यह जो है विश्वनाथ जी कहते हैं, विश्वनाथ जी कहते हैं कि मौखिक या लिखित रूप से साधारण रूप से कही गई बात, साधारण रूप से कही गई बात तथा उसमें किसी प्रकार का छंद ना हो, वह जो बात है, वह जो बात उसे कहते हैं गद्य। यानी गद्य क्या है? गद्य वह है मुंह से बोली जाने वाली या लिख करके प्रेषित करी जाने वाली, उसमें किसी प्रकार का छंद ना हो, वह साधारण रूप से प्रस्तुत करी गई हो, उसे कहते हैं क्या? गद्य। तो गद्य के बारे में आपने जाना, तो गद्य जो है वह गद्य धातु से निकला हुआ है। गद्य में किसी प्रकार का राग नहीं होता है, किसी प्रकार का जो है वह उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, यह भाव खाली प्रकट करने की बात होती है, इसमें कोई छंद नहीं होता है। तो ऐसे जो प्राथमिक स्तर पे और माध्यमिक स्तर पे जो है ये गद्य का रूप जो है वह अलग अलग रूप से बनाया गया है और अलग अलग रूपों से बच्चों में यह पढ़ाया जाता है। यानी जो है बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसमें शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान, कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान करवाया जाता है। वहीं जब बच्चा जो बड़ी कक्षाओं में जाने लगता है तो गद्य का जो स्वरूप है वह थोड़ा क्लिष्ट होने लगता है, गंभीर होने लगता है और गहन होने लगता है। तो ऐसे जो है गद्य के बारे में हमने थोड़ा जानकारी आपको दी। अब आगे चलते हैं, जानते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है। अगर गद्य शिक्षण कराना है तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा वो जानते हैं। गद्य शिक्षण का उद्देश्य, क्यों गद्य शिक्षण कराना, तो गद्य शिक्षण कराने से क्या फायदा होगा वो जानते हैं। तो गद्य शिक्षण से नवीन शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। यानी गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो बालकों में नवीन ज्ञान करवाना। क्या करवाना, तो नवीन ज्ञान, नवीन शब्दों का ज्ञान, नवीन शब्द जो नए नए शब्द हैं उन नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना इसका उद्देश्य है। नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना इसका पहला उद्देश्य है। जो इसका दूसरा उद्देश्य है, यह दूसरा उद्देश्य है कि उसमें कोई नवीन मुहावरे हैं, कोई लोकोक्तियां हैं या सूक्तियां हैं, इस बालकों में कोई नवीन, बालकों में नवीन लोकोक्तियां, मुहावरे या सूक्तियां, लोकोक्तियां, मुहावरे या सूक्तियां का ज्ञान करवाना। अगर कोई उसमें गद्य में कोई है बात, कोई नई लोकोक्ति है, कोई नई सूक्ति है, कोई नया जो है मुहावरा है, उसकी जो है जानकारी बच्चे को देना। अब और क्या है इसका जो शिक्षण का उद्देश्य अगर कराना है, तो यहाँ पे विराम चिन्हों का शुद्ध ज्ञान करवाना। जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों का शुद्ध रूप में ज्ञान करवाना कि कहाँ जो है वह कॉमा, कहाँ जो है वह अल्प विराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ जो है वह हाइफन लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, इन सारी बातों का जो है विराम चिन्हों का ज्ञान करवाना। तो विराम चिन्हों का ज्ञान करवाना ये भी गद्य शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। और क्या होता है, छात्रों को गति आरोह अवरोह में पढ़ने में कुशल बनाना। छात्रों को गति से, यानी जो बालक हैं उनको गद्य को पढ़ने में गति से पढ़ने, आरोह अवरोह में पढ़ने, में कुशल बनाना। यानी कहाँ पे आरोह अवरोह कब आएगा, जहां फुल स्टॉप आएगा, जहां कॉमा आएगा, वहां पे जो है उसको बच्चे को थोड़ा रुकना पड़ता है। तो आरोह अवरोह में कुशल बनाना भी ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। और क्या उद्देश्य होता है, तो बालकों में शब्दकोश की वृद्धि करना। जो नवीन शब्द का ज्ञान यहाँ हम करवा रहे हैं, वैसे ही शब्दकोश की वृद्धि करना यह भी जो है इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य, तो गद्य शिक्षण का। जब भी हम गद्य शिक्षण करवाते हैं एज ए टीचर भाषा के शिक्षक, तो भाषा के शिक्षण को अनसीन पैसेज को गद्य शिक्षण कहते हैं। क्या, अनसीन पैसेज को गद्य शिक्षण, अनसीन पैसेज हम करवाते हैं तो गद्य शिक्षण का ही भाग होता है, वह गद्य शिक्षण का ही भाग होता है, अनसीन पैसेज भी तो कह सकते हैं उसको।
उसमें भी जो है वह वही चीज लेने की बात होती है, उसमें भी शब्दकोश लेने की बात, उसमें भी कृष्ण ज्ञान की लेने की बात, उसमें भी मुहावरे लेने की बात, उसमें भी बात वही होती है। तो इसे भी हम कह सकते हैं वह अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि बच्चे ने उस पैसेज को कभी देखा हुआ नहीं है बट उस पर प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस है तो इसलिए अनसीन पैसेज करवाते हैं। अनसीन पैसेज जो है वह थोड़ा सा अपर प्राइमरी का और माध्यमिक का जो भाग होता है, प्राथमिक में अनसीन पैसेज नहीं देते हैं, प्राथमिक लेवल में अनसीन पैसेज ना देकर के वो अपर प्राथमिक में लेके जाते हैं, तो सही है, तो वह उसी का भाग है। चलिए आगे चलते हैं। तो विराम चिन्ह का शुद्ध रूप में ज्ञान, गति से पढ़ने, आरोह अवरोह में पढ़ने में कुशल बनाना, शब्दकोश का ज्ञान देना जो है ये इसका उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण का, यानी गद्य शिक्षण का क्या और उद्देश्य है? तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य है कि मौन वाचन कराना और सस्वर वाचन कराना, मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना। तो यह गद्य शिक्षण में मौन वाचन होता है। मौन वाचन मतलब कि अपने मन में बोलना, अपने मन में, तो मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना भी, यह भी जो है इसका उद्देश्य होता है। अर्थ ग्रहण करवाना, अर्थ ग्रहण करवाना यह भी जो है उद्देश्य होता है बच्चों में। आगे जो है छात्रों को लिपि का ज्ञान देना, छात्रों को यह पढ़ने लिखने से, जो पढ़ करके और लिख करके कि यह गुजराती की लिपि है या हिंदी की लिपि है, कौन सी लिपि है, तो जो लिपि का भी ज्ञान करना, लिपि का ज्ञान कराना, यह भी जो है गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। और क्या उद्देश्य होता है? भाषा में, छात्रों में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति सावधानी का भाव उत्पन्न करना, यानी भाषा में शुद्धता कैसे बने, भाषा में शुद्धता लाने के लिए भी जो है गद्य शिक्षण करवाया जाता है। भाषा शिक्षण में शुद्धता लाने के लिए भी गद्य शिक्षण करवाया जाता है। शब्दों में शब्द भंडार की, शब्दकोश की वृद्धि करना, शब्दकोश की वृद्धि करना भी आता है। शब्दकोश के प्रयोग की योग्यता विकसित करना, जो शब्द भंडार है बच्चे के पास, जो शब्दकोश है, उस शब्दकोश का प्रयोग बच्चा कैसे करे, शब्दकोश का प्रयोग बच्चा कैसे करे, प्रयोग करने की योग्यता भी विकसित करना, प्रयोग करने की योग्यता भी जो है बच्चे के अंदर में विकसित करना, यह भी वह गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य बालकों में नवीन शब्दों का ज्ञान देने में, नवीन लोकोक्तियां, मुहावरे और सूक्तियों का ज्ञान देने में, विराम चिन्ह का शुद्ध रूप में ज्ञान देने में, गति से पढ़ने, अवरोह में कुशलता बनाने में तथा शब्दकोश का अधिक से अधिक वृद्धि करने में, मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करवाने में, लिपि का ज्ञान करवा करके भाषा में शुद्धता लाने में तथा शब्दकोश का प्रयोग करने की योग्यता जो है बढ़ाने में भाषा शिक्षण का क्या है, वह बहुत ही अहम भूमिका है और उद्देश्य है। भाषा शिक्षण की जो है वह उद्देश्य है, भूमिका है। चलिए अगर यहां तक हो गया हो तो आप स्नैप ले लीजिए, स्नैप लेकर के आगे चलिए। हाँ, सुक्तियों का मतलब जो है, हम जब आगे चलेंगे ना तो सुक्तियों का मतलब बताएंगे। सुक्तियां अलग होती हैं, लोकोक्तियां अलग होती हैं और मुहावरे अलग होते हैं। यह तीनों जो है अलग अलग होते हैं। यह जब हम आगे की बात करेंगे भाषा शिक्षण में और तो वहां पे लेके आएंगे। अभी यहाँ जो है इसको एक्सप्लेन करने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो ये जो है याद रखिएगा, हम इसको आगे ले लेंगे क्योंकि ये अभी इसका पार्ट नहीं। बस इतना ही जानना है कि लोकोक्तियां, मुहावरे और सुक्तियां होती हैं। इसमें बहुत थोड़े थोड़े से फर्क होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से। लोकोक्तियां, मुहावरे और सुक्तियों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जो है मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए, ये क्योंकि अगर हम उस पर जानेंगे, उसमें दो तीन जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो गया। अब भाषा शिक्षण की विशिष्टता बताते हैं। भाषा शिक्षण की विशेषता बताते हैं। आपको मैं सुक्तियां बता देता, अभी एक्सप्लेन करता, बट वह एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो तीन उदाहरण देने पड़ेंगे। तो वो दो तीन उदाहरण जो है हम उसका एक अलग से जो है उसको ले लेंगे और वहां पे आपको समझा देंगे, क्योंकि इस पर भी लोकोक्तियां, मुहावरे और सुक्तियों पर भी प्रश्न आते हैं। जो बाकी के जो 15 नंबर है, हिंदी शिक्षण के जो 15 नंबर, उसमें इसी पे नंबर आते हैं, इसी से पूछे जाते हैं। तो वहां पे जो है हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब भाषा शिक्षण की विशेषता क्या है, यानी गद्य शिक्षण की प्रमुखता क्या है, विशिष्ट कहाँ है, यानी किस रूप में या विशेष रूप में जानी जाती है। तो गद्य शिक्षण की विशेषता क्या है उसके बारे में जानते हैं। गद्य शिक्षण की स्पेशलिटी क्या है, विशिष्टता क्या है। तो गद्य शिक्षण की जो विशेषता है वह यह है कि बालकों को नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। यानी बच्चों को नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना, बच्चों को नए शब्द ज्ञान हो, नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना, नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना, यही क्या है, भाषा शिक्षण की जो है वह, भाषा शिक्षण की वह विशेषता है। यानी अगर बच्चों में जो है
अगर नए नए शब्द का अगर विकास हम करवा रहे हैं गद्य के माध्यम से, तभी वह जो है गद्य माना जाता है। अदरवाइज तो बच्चों ने सीखा हुआ है, वहां पे हम गद्य शिक्षण कराने का मतलब क्या है, खाली वहां पे हम इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को पता है। तो ऐसे नए नए शब्दों का ज्ञान, गद्य शिक्षण कराने से नए नए शब्दों का ज्ञान जो है वहां पे दिया जाता है। चलिए बात करते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। तो गद्य शिक्षण की विधियां के बारे में जो है हमने पहले चर्चा चला दी हुई है, बट फिर भी मैं एक बार जो है वापस यहाँ पे लिख करके आपको बता देता हूँ कि गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं और उन विधियों पर हमको आज चर्चा करनी है। गद्य शिक्षण की विधियां जो है वो कौन कौन सी हैं उस पर चर्चा करते हैं। गद्य शिक्षण की विधियां मैंने आपको बता दिया हुआ पहले, विधियां मैंने पहले ही समझा दिया हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो है वह है अर्थबोध या उद्बोधन विधि। अर्थबोध या उद्बोधन विधि, अर्थबोध या उद्बोधन विधि यह प्राथमिक स्तर पर काम आती है, प्राथमिक स्तर पर। दूसरी विधि जो होती है वह दूसरी विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि यह विधि जो है यह माध्यमिक स्तर पर काम आती है, माध्यमिक स्तर पर काम आती है। वहीं जो तीसरी विधि है वह तीसरी विधि है जिसका नाम है व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति विधि, अब यह जो व्युत्पत्ति विधि है यह भी माध्यमिक स्तर पर ही काम आती है। वहीं अब आगे चलते हैं तो आगे की जो विधि है उसे कहते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि यह माध्यमिक नहीं, यह उच्च माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में प्रयोग की जाती है, उच्च माध्यमिक में। अब आगे चलते हैं, इसके बाद व्याख्यान हो गया, फिर आता है टीका विधि। टीका विधि यह भी उच्च माध्यमिक में प्रयोग होती है। उसके बाद जो है आता है वह है प्रसंग विधि। प्रसंग विधि भी जो है यह भी आगे चल करके यह उच्च प्राथमिक में ही काम आती है। इतनी जो है वह भाषा शिक्षण की विधियां हैं, भाषा शिक्षण की इतनी विधियां हैं। इन विधियों को जो है हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे और उनके बारे में हम समझेंगे। चलिए पहला बात करते हैं, पहली वाली जो विधि है अर्थबोधन विधि, अर्थबोध या उद्बोधन विधि। अर्थबोध या उद्बोधन विधि अगर आपने लिख लिया हो तो हम चले आगे। अगर आपने ये लिख लिया हो, मैंने थोड़ा मिटा दिया, व्युत्पत्ति विधि, व्याख्यान विधि और टीका विधि, उसके ऊपर जो है वो अर्थबोध विधि था और व्याख्यान विधि था, वो जो आप लिख लीजिए। अर्थबोध विधि ऊपर मैंने लिखा हुआ था, ऊपर अर्थबोध विधि, उद्बोधन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, ये बाकी के चार यहाँ लिखे हुए हैं, लिख लीजिए अगर आपने लिख लिया होता। हो गया, ओके। चलिए आगे, आगे मैसेज आप लोग का, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से हम एक एक विधि को लेंगे और एक एक विधि को समझेंगे। अब एक एक विधि को लेंगे, एक एक विधि को समझेंगे। सबसे पहली जो है विधि हम लेते हैं, वो सबसे पहली विधि लेते हैं अर्थबोध या उद्बोधन विधि। अर्थबोध या उद्बोधन विधि पहले इसको लेते हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्थ बोध करवाना, बच्चों में सारे शब्दों का अर्थ का बोध करवाना या उनको बुलवाना। अर्थ, पहले उनके अर्थों को समझाना या उनको बुलवाना। उद्बोधन का मतलब होता है बोलना, उद्बोधन विधि। अर्थबोध या उद्बोधन विधि यानी बच्चों को बुलवा करके उसके अर्थों को समझाना या बच्चों को अर्थ का बोध करवाना। तो यह जो है यह विधि परंपरागत विधि मानी जाती है। यह छोटे बच्चों में शुरू से ज्ञान करवाई जाती है कि जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अ। ऐसे जो है ये हम बच्चों का अ, आ, ई, उ, एक उनको अर्थबोध भी करवाते हैं, साथ साथ में उसका उद्बोधन भी करवाते हैं। तो इसीलिए इस विधि को कहते हैं क्या? परंपरागत विधि। परंपरागत, यह जो है वह परंपरागत विधि मानी जाती है और यह प्राथमिक स्तर पर काम आती है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर जो है प्रयोग आती है, प्राथमिक स्तर पर प्रयोग होती है यह विधि। इस विधि में शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है। यहाँ पे सबसे पहले कौन है? वह शिक्षक जो है, वह शिक्षक क्या करता है? शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है। पहले शिक्षक वाचन करता है, उसके बाद बच्चों को कहता है, फिर उसमें बच्चों को वाचन करने के बाद उसमें जो कठिन कठिन शब्द हैं वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्द, उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। कठिन शब्दों का अर्थ बताता है, उच्चारण तो पहले कर दिया, अर्थ बताता है, शब्दों का अर्थ बताता है और क्या कहता है? शब्दों की व्याख्या करता है। अर्थ बताता है और व्याख्या करता है, शब्दों का अर्थ बताता है और उसको व्याख्या करता है, उसका जो है वह स्पष्टीकरण देता है कि वह उसका मतलब क्या है। जैसे
हमने कहा कि अब यहाँ पे शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है। तो अब ये गद्यांश मतलब क्या है, तो गद्यांश मतलब क्या है, एक यहाँ पे नया शब्द आया। अब ये पूरा का पूरा पैरा है, एक यहाँ पे ये पूरी लाइन है, शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया गद्यांश। गद्यांश मतलब क्या है कि एक पूरे गद्य का छोटा सा भाग, एक पूरे गद्य का छोटा सा भाग उसे कहते हैं गद्य का अंश, गद्यांश। तो ऐसे इस वाले को, इस शब्द को यहाँ पे समझाएगा और इसकी व्याख्या भी टीचर करेगा। तो इसी प्रकार को कहने को ये पूरा पढ़ाते पढ़ाते जाते हुए जो इसको समझाना है, इसे ही कहते हैं क्या, अर्थबोध या उद्बोधन विधि। इस विधि में सारा कार्य शिक्षक ही करता है। यहाँ पे जो है सब कुछ समझाने का काम, बताने का काम जो है वह शिक्षक ही खुद ही करता है। शिक्षक केंद्रित, इसीलिए इसे कहते हैं शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक ही सब कुछ यहाँ पे करता है। यह विधि जो है वह शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक ही सारा कुछ कार्य करता है, इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित कहते हैं। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि जो है, इस विधि को अमनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। अमनोवैज्ञानिक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जैसा चाहता है वैसा जो है वह बताता है, इसीलिए इसमें जो है कोई मेथड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। अर्थबोधन विधि यहाँ तक हो गया। अर्थबोधन विधि को कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं, यानी अर्थबोध विधि या उनको करने के लिए टीचर पहले कैसे बताता है, यानी पहले तो वह गद्यांश को जो है उनका उच्चारण करेगा, वाचन करेगा और समझाएगा। तो उसके और कौन कौन से तरीके हैं, और कौन कौन से तरीकों से प्रविधियां व कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है इस अर्थबोधन को समझाने के लिए टीचर, और कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है, आइए वो जानते हैं। अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चले, अगर आपने ये हो गया हो तो आगे चले आगे चलते हैं। अर्थबोधन विधि जो है, अर्थबोधन विधि में कुछ जो है टीचर जो है कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है, इसी के हिसाब से जो है अर्थबोधन करवाएगा। तो अर्थबोधन करवाने के लिए वह जो प्रयोग करता है, कहता है कि चित्र से रेखा चित्र दिखाकर, यानी वह क्या करता है, पहला जो प्रयोग करता है वह चित्र से रेखा चित्र, यानी एक पहले चित्र होता है, जो उसके पास चित्र है और जो उसमें जो डायग्राम बना है उस डायग्राम को, जो चित्र है जो उसके पास चित्र है और जो किताब में जो डायग्राम बना है उससे इन दोनों को दिखा करके जो है वह यहाँ पे ज्ञान करवाता है। एक टेक्निक ये होती है अर्थबोध करवाने की, एक टेक्निक ये होती है। दूसरी टेक्निक जो है मानचित्र या ग्लोब दिखा करके, जो टीचर है वह मानचित्र या ग्लोब दिखाता है और ग्लोब दिखा करके जो है वह वहां पे बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें आया कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द को यहाँ पे समझाता है, उसका अर्थबोध करवाता है। और क्या करवाता है, प्रतिरूप या मॉडल दिखा करके, मॉडल को प्रदर्शित करके, यानी मॉडल दिखाएगा, मॉडल दिखा करके वह समझा देगा। जैसे ये है, ये क्या है, ये एक पेन है, तो पेन एक प्रकार का क्या हुआ, मॉडल हुआ। तो ऐसे ही इसको दिखा करके भी जो है वह बताता है। तो मॉडल दिखा करके, मॉडल दिखा करके। और क्या बात करता है, और बात करता है कि प्रत्यक्ष पदार्थ यानी रियल ऑब्जेक्ट दिखा करके जो है वह रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा करके, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट या प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा करके भी जो है यह अर्थबोधन या उद्बोधन करवाता है। और क्या करवाता है, और करवाता है इसी साथ साथ में चलते चलते अगर कोई शब्द आया तो उसका जो है समानार्थी या विलोमार्थी या पर्यायवाची उसका पर्यायवाची शब्द या उसका विलोम शब्द, उसी शब्द का पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी साथ साथ में वह बताते चलता है। अगर कोई शब्द है तो उस शब्द का समास विग्रह, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका समास विग्रह हो सकता है तो टीचर जो है वह समास विग्रह भी करते चलता है, यानी तोड़ करके बताता है, तो बच्चे को और समझ में आता है। और क्या करता है, तो और जो है वह संकेत तथा हाव भाव का इस्तेमाल करता है, संकेत तथा हाव भाव, गेस्चर्स, हाव भाव का भी इस्तेमाल करता है, यानी बताते बताते हुए जो अपना हाव भाव भी प्रदर्शित करता है। तो हाव भाव प्रदर्शित करने से भी बच्चे को जो है वह अर्थबोध या उद्बोधन वो करवाता है। और क्या करवाता है, तो और जो है करवाता है वह उसी की व्याख्या भी करता है, वहीं पे साथ साथ में उस शब्दों की व्याख्या भी कर देता है। तो ऐसे ये सारी टेक्निक है, इन सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है टीचर अर्थबोध करवाता है, उद्बोधन करवाता है। जो पैसेज है, जो गद्य का जो गद्यांश है, उस गद्यांश का वह अर्थबोध या उद्बोधन करवाता है। चलिए अब अर्थबोध की जो विशेषता है वह क्या है, अर्थबोध की जो विशेषता है उसके बारे में जानते हैं कि अर्थबोध की क्या विशेषता है। यहां तक अगर आपने कर लिया हो तो आगे चलते हैं, अर्थबोध की विशेषता समझते हैं। अर्थबोध या उद्बोधन विधि की विशेषता इसकी विशेषता क्या है,
तो इसकी विशेषता है प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना माना जाता है। यानी सबसे पहले तो मैंने बताया था कि यह कहां प्रयोग होती है, तो प्राथमिक पर होती है, प्राथमिक बच्चों के लिए होती है, प्राथमिक बच्चों, प्राथमिक कक्षा वाले बच्चों के लिए होती है। तो प्राथमिक बच्चों में शब्दकोश वृद्धि करने के लिए, शब्दकोश वृद्धि करना इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य होता है, करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जो है इसकी विशेषता क्या है, इससे जो है प्राथमिक बच्चों में शब्दकोश की वृद्धि करना। इसीलिए यह विधि प्राथमिक बच्चों के लिए, प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम मानी जाती है, उनके लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है। प्राथमिक बच्चों के लिए जो है यह विधि क्या मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक शब्दों का जो है वह पिक्चर के माध्यम से, रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से और शब्दकोश के माध्यम से, उसका व्याख्या करके माध्यम से, उसको तोड़ करके माध्यम से यहाँ पे समझाया जाता है। तो जब इन तरीकों से समझाया जाता है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और जो है वो चित्र के माध्यम से, रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर समझाया जाता है, बच्चों का सारा शब्दों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, अर्थबोध करवाया जाता है, तो ये सब सारी विधियां जो है छोटी क्लासों में प्रयोग होती हैं, वह प्राथमिक स्तर पर प्रयोग होती हैं। तो इसीलिए जो है प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम मानी जाती है। अर्थबोध विधि जो है वह प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद जो है अगली विधि आती है, वो आती है प्रश्नोत्तर विधि। यह तो अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे की विधि लेके चलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि पर आते हैं। गद्य शिक्षण को ही सिखाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग अपना जब आप लोग लेसन लेते हैं तो लेसन लेने में हमेशा यह याद रखते हैं, वहां पे आप अर्थबोध भी करवाते हैं। अर्थबोध कैसे करवाते हैं, तो एक एग्जांपल आपको ले लेता हूं। सबसे पहले अर्थबोध का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जब आप लेसन पढ़ाते हो तो अर्थबोध में क्या करते हो, अर्थबोध में करते हो कि एक तरफ हमारे पास क्या होता है, भाषा बिंदु, हमारे पास क्या होता है, भाषा बिंदु यानी लैंग्वेज पॉइंट। अब यही लैंग्वेज पॉइंट हमारा क्या हो गया, यही लैंग्वेज पॉइंट को हमको बच्चे को अर्थबोध करवाना है। सारा कुछ नहीं बताना इसमें, बच्चा बहुत कुछ जानता है, बच्चे को बहुत कुछ नहीं जानवाना है। हमें जो है यहाँ पे जो बच्चे के पास लैंग्वेज पॉइंट नहीं है उसी को हमको समझाना है। हम क्या करते हैं, सेम हम भी वही करते हैं, हम कन्वेंशनल मेथड प्रयोग करते हैं। हम भी बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो विषय वस्तु होता है, इस विषय वस्तु में से हम क्या करते हैं, कंटेंट को सबसे पहले वाचन करते हैं, कंटेंट को वाचन करने के बाद जब हम कंटेंट का वाचन करें तो उसमें जो कठिन शब्द है, ये वाला कठिन शब्द है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। लिखने के बाद हम यहाँ पूरा वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद जो कठिन शब्द है उस पर पोज करते हैं। अगर ये कठिन शब्द जो भी है, ये कठिन शब्द जैसे दौड़ना एक शब्द आया और छोटे बच्चे के लिए दौड़ना जो है कठिन शब्द मान लीजिए आ गया। तो दौड़ना क्या है, अभी दौड़ना यहाँ समझाया, तो दौड़ने को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। अब दौड़ने को क्या कहेंगे, अगर हम दौड़ने का ऑपोजिट करेंगे तो क्या कहेंगे, दौड़ने को, तो दौड़ने को रुकना कहेंगे। अब इसका ये भी साथ साथ में जो है बच्चे को हम एग्जांपल देते जाते हैं कि वो क्रिया में कैसे होता है, उसका सिनोनिम क्या होगा, मतलब उसका पर्यायवाची क्या होगा, उसका विलोम शब्द क्या होगा, ये भी हम साथ साथ में समझाते जाते हैं। तो बच्चे को जो नया शब्द है बच्चे को देना है, वो नए शब्द को हम साथ साथ में पढ़ाते जाते हैं। और अगर नहीं आता है, कोई चीज ऐसी है जो कि क्लिष्ट है, जो बच्चे को मूर्त में नहीं दिख रही है, तो उसका अमूर्त चीज है, तो अमूर्त चीज के लिए हम कुछ एक्ट करते हैं, वहां पे वो समझाते हैं। तो एक्ट करके या हाव भाव के माध्यम से वो समझाते हैं। या फिर अगर वो चीज नहीं है या वो चीज यहाँ ला नहीं सकते हैं, बट वो मॉडल के रूप में प्रस्तुत है, तो मॉडल के रूप में उसको दिखा देते हैं कि ये चीज, जैसे महात्मा गांधी का नहीं पता है, महात्मा गांधी का चित्र दिखा दिया कि देखिए महात्मा गांधी। तो ऐसे जो है अर्थबोध कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब वहीं पे ये अर्थबोध अगर आपको समझ में आ गया तो हम कहते हैं कि जैसे यहीं दौड़ते दौड़ते प्रतियोगिता पास कर लिया, दौड़कर प्रतियोगिता पास कर लिया, प्रतियोगिता जीत लिया। अब यहाँ पे प्रतियोगिता शब्द एक नया है और जीतना एक शब्द नया है। अब यहाँ पे दौड़ते वो फला दौड़ते वो जो उसने प्रतियोगिता जीत ली। अब अच्छा, प्रतियोगिता मतलब क्या बताओ, अच्छा आप लोग जानते हो क्या प्रतियोगिता मतलब क्या?
अब यहाँ पे बच्चे को जितना चीजें पता है उस पर बच्चे को फोकस नहीं करना है, बट जो बच्चे को नहीं पता है उस पर बच्चे से फोकस करना है, उस पर बच्चे से प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न पूछ करके, प्रश्न भी डायरेक्ट टाइप के प्रश्न, पहले बच्चे से डायरेक्ट टाइप के प्रश्न पूछने, फिर उसको जो है इनडायरेक्ट पूछने, अगर वह नहीं समझ में आता है तो फिर जो है उसका एग्जाम्पल देकर के बच्चे को समझाना। तो ऐसे बच्चे से एक पैसेज हम आप लोग को कहते हैं कि आप जब एक पैसेज पूरा पढ़ा लें, एक पैसेज खत्म हो जाए, एक पैसेज का जब एक्सप्लेनेशन आपका खत्म हो जाए, जब एक पैसेज का एक्सप्लेनेशन आपका खत्म हो जाए, आप एक पैसेज का एक्सप्लेन कर लें, तो एक्सप्लेन करने के बाद अब बच्चे से जब दूसरे एक्सप्लेन पर लेके आए, दूसरा वाला पैसेज जब आपको समझाना हो, तो समझाने के लिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछें कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। तो पहले बच्चों को पूछेंगे, पहले बच्चों का ज्ञान जो है जांचेंगे, ज्ञान जांचने के बाद अगर उसको जानकारी है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को अगर जानकारी तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं है तो उस शब्द पर भी फोकस करना, जीत अगर नहीं पता है तो जीत पर भी फोकस करना। तो ऐसे ही ये जो विधि है, इस विधि को कहते हैं क्या? इस विधि को कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि। जो अगली विधि का मैं वर्णन कर रहा हूं, प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? प्रश्नोत्तर विधि में हम जो है प्रश्नों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको कहते हैं खोजपूर्ण विधि, प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। तो ऐसे ही टीचर जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ करके उनसे निकलवाता है, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है, निकलवाता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं क्या, बच्चों को कितना जानकारी है, बच्चे कुछ खोज पा के लेके आ पा रहे हैं क्या। तो इस तरह की जो तकनीकी है गद्य शिक्षण कराने के लिए प्रयोग करी जाती है। तो इस तरह की तकनीक जो है वह गद्य शिक्षण कराने के लिए करी जाती है। अब इसमें और क्या क्या होता है ये जानते हैं। यह विधि या इस विधि को संश्लेषण विधि भी कहा जाता है, यानी इस विधि को नहीं, विश्लेषण विधि। इस विधि को विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। विश्लेषण विधि कैसे हुई? विश्लेषण मतलब क्या कि उसके एक चीजों को निकालना, एक चीजों को निकालना। जैसे कैसे निकालेंगे? सपोज करिए हम बात करते हैं कि हम किसकी बात ले लें। जैसे चलिए हम जो है एक भावनगर की बात ले लेते हैं। आप कौन से शहर में रहते हैं? तो पहले प्रश्न पूछा आप कौन से शहर में रहते हैं, तो बच्चे ने बताया कि भावनगर में, हम भावनगर में रहते हैं। तो भावनगर में रहते हैं, तो भावनगर में अच्छा एक आया, बच्चे का जवाब हो गया आप कौन से शहर में रहते हैं, तो भावनगर में रहते हैं। तो भावनगर में क्या बहुत फेमस है, भावनगर में क्या होता है? तो भावनगर में जो है यहाँ का जो है वो शिपयार्ड जो है वो बहुत फेमस है, और यहाँ का खाने का पदार्थ जो है वो गाठिया पेड़ा जो है वो बहुत फेमस है। तो ऐसे भावनगर के बारे में एक्सप्लेन करना। तो ये एक्सप्लेन करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हमने एक प्रश्न पूछा, अब हम भावनगर के बारे में पूछ रहे हैं, भावनगर के बारे में क्या है। फिर तीसरी प्रश्न में वहां का खान पान पूछ रहे हैं। चौथी अवस्था में वहां पे जो है टूरिस्ट पर्यटक जो है वहां पे क्या है, वहां पे देखने लायक क्या है, बहुत अच्छा मोन्यूमेंट क्या है, वो चीज जो है हम पूछ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल मैं गांधी जी पर ले लेता हूँ। गांधी जी पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि गांधी जी पर ले लेता हूं, या जो है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उस पर ले लेता हूं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले लेते हैं। अब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है जानते हो सभी लोग? तो कुछ बच्चे बताएंगे नहीं जानते। अच्छा कुछ कहेगा जानते हैं, हाँ जानते हैं। अच्छा तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बना, किसको लेकर के बना हुआ है? तो बच्चे बताएंगे सरदार पटेल को, सरदार पटेल को। अच्छा ये कहाँ बना हुआ है? तो बच्चे बताएंगे नर्मदा में कहाँ बना हुआ, किस जगह पे? तो नर्मदा में, नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ। अच्छा ये कितना ऊंचा बना हुआ है? तो कितना ऊंचा बना हुआ, तो बच्चे जिनको पता होगा उतना ऊंचा बताएंगे। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये कौन से समय बना हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ही हम अलग रूपों में हम क्या कर रहे हैं, उसको बिल्कुल उसके एक चीज को निकाल ले रहे हैं, निकाल करके अलग अलग कर दे रहे हैं। इसी को कहते हैं क्या? विश्लेषण करना। यानी एक ही चीज को अलग अलग रूपों में निकाल करके फैला देना, उसे कहते हैं क्या? विश्लेषण विधि। तो ऐसे प्रश्नोत्तर विधि को जो है हम विश्लेषण विधि भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ छात्रों से ही निकलवाने का प्रयास करता है। यानी सबसे पहले अगर टीचर खुद ही अगर टीचर बता देगा तो यहाँ पे बच्चे कैसे समझ पाएंगे? तो सबसे पहले बच्चों को यह जानना कि बच्चों को कितना जानकारी है। तो बच्चों को कठिन शब्दों का ज्ञान करवाने के लिए सबसे पहले टीचर प्रश्न पूछता है। यानी कठिन शब्द जो आए हैं, कठिन शब्दों के बारे में शिक्षक जो है पहले पूछता है। शिक्षक बच्चों से
पूछता है और उसका आंसर निकलवाता है, उसका उत्तर निकलवाता है। अगर बच्चे उसका उत्तर नहीं निकाल पाते हैं, दे पाते हैं, तो फिर जो वहां पे शिक्षक वह स्वयं बताता है। अगर बच्चों के जो जवाब है, प्रश्न जो कठिन शब्द है उसका कठिन शब्द का जवाब अगर बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो टीचर वहां पे एक्सप्लेन करके, उदाहरण दे करके बताता है। इसमें छात्रों को प्रश्न पूछकर स्वयं सोचने और उत्तर देने का अवसर मिलता है। यानी अब इस प्रकार से छात्रों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, छात्रों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है और उत्तर देने का भी अवसर मिलता है। प्रश्न पूछने का और उत्तर देने का अवसर मिलता है बच्चों को। इसके माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चे को प्रश्न पूछना और उत्तर देने का, दोनों का जो है अवसर मिलता है। तो ये जो है इस तरह से जो है यह बच्चों से पूछा जाता है। और इसमें छात्र पूर्णतः सक्रिय होते हैं। इसमें जो है छात्र क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। जैसे अभी मैं मेरा सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग क्या होगे? आप लोग का दिमाग बहुत तेजी से चलेगा और आप लोग सक्रिय रहेंगे, फटाफट आप जवाब देंगे, तो आप क्या हो जाते हो? सक्रिय हो जाते हो। तो ऐसे जो प्रश्नोत्तरी विधि है गद्य शिक्षण कराने की, तो यहाँ पे कठिन शब्दों का जवाब तो निकलवाया जाता है और साथ साथ में बच्चों को एक्टिव भी रखा जाता है। जहां बच्चों से प्रश्न नहीं निकलता है उसका जवाब जो है वो टीचर देने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही जो है वो चाहे सामान्य हो, चाहे जो है वह विशेष स्कूल हो, उन सभी जगहों पर इसका प्रयोग होता है प्रश्नोत्तरी विधि का। और यह विधि जो है वह बड़ी क्लास में जो है इसका विधि का प्रयोग किया था। छोटी क्लास में बच्चे उतना जानते ही नहीं है तो जवाब क्या देंगे, पर जितना जानते हैं उतना तो हम पूछते हैं। इस विधि के तहत शिक्षक पाठ के प्रत्येक गद्यांश अथवा प्रत्येक पंक्ति पर वस्तुनिष्ठ अथवा अति लघुतरात्मक प्रश्नों की रचना करता है। यानी जो कंटेंट है उस कंटेंट विषय वस्तु में जितना भी विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु से संबंधित टीचर के पास कुछ प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न, संबंधित प्रश्न होते हैं। वह प्रश्न कैसे होते हैं? तो वह जो है एमसीक्यू के प्रश्न हो जाएंगे या फिर वन वर्ड में हो जाएंगे तो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न या वन वर्ड टाइप के प्रश्न जो है, या फिर डायरेक्ट प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछे जाते हैं। ये टीचर के पास इससे विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं और उन्हीं को जो है उत्तर निकलवाते हुए जो टीचर वह आगे चला जाता है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण हेतु यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी इसको माध्यमिक स्तर पर इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई जाती है और बच्चों को जितना ज्ञान है वो भी निकलवाया जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इतना हो गया, आगे चलते हैं। यानी ये जो प्रश्नोत्तर विधि है इसके बारे में मैंने बताया। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक सुकरात के द्वारा किया गया। इसका जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सुकरात जी ने किया। सुकरात जी ने, जो यूनानी दार्शनिक है, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। तब से इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। इस विधि को, जो प्रश्नोत्तर विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं? सुकराती विधि। इस विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि के बारे में आप लोग जान लिए, प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारी विधि है उस विधि को कहते हैं व्युत्पत्ति विधि। अगली विधि जो है वो हमारी है व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि कुछ हम जो है वह निकालें, रचना करें उसकी, यानी हम कुछ पैदा करें, हम कुछ निकालें, या हम उसके अलग अलग भाग बताएं, या फिर उसकी खोज कहां से हुई है ये बताएं, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है वह बताएं। तो व्युत्पत्ति विधि भी जो है वह उसके गद्य शिक्षण में प्रयोग किया जाती है। तो व्युत्पत्ति विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। व्युत्पत्ति विधि क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। व्युत्पत्ति विधि का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द रचना। जो व्युत्पत्ति का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है शब्द रचना। यानी वह शब्द बनी कहां से है, शब्द जो है वह कहां से बना है, उसका मतलब होता है शब्द रचना। अर्थात किसी गद्य के पाठ को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक शब्द का अर्थ बताते बताते उसकी रचना का भी ज्ञान करवाता है तो उसे कहते हैं व्युत्पत्ति। जैसे मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले प्रश्नोत्तरी विधि, मैंने आपको प्रश्नोत्तरी विधि बताया कि प्रश्नोत्तरी विधि कहां से आई, कौन लाया, किस प्रकार से लाया। तो प्रश्नोत्तरी का मतलब क्या होगा कि प्रश्न का उत्तर देना। अब प्रश्न धन उत्तर,
प्रश्न धन उत्तर, प्रश्न धन उत्तर, तो प्रश्नोत्तर, ये क्या हो गया, प्रश्न धन उत्तर, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, प्रश्नोत्तरी विधि। तो जहां पे प्रश्न और उत्तर दोनों शामिल है उसे कहेंगे क्या, प्रश्नोत्तर। तो अब ये प्रश्नोत्तर कौन आया, किसने दिया, तो प्रश्नोत्तरी विधि जो है सुकरात ने दिया। तो अब इस प्रकार की विधि, जो इस प्रकार की विधि होती है जहां पे उसी शब्द की, उस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई, उस शब्द कहां से निकला, वह शब्द कहां से निकला और क्यों आया, जब हम इसका ज्ञान देते हैं उसे कहते हैं क्या, व्युत्पत्ति विधि, उसे हम व्युत्पत्ति विधि में कहते हैं। यहाँ पे ये निकलवाते हैं कि इस शब्द की रचना कहां से हुई और कैसे हुई, ये निकलवाते हैं। जैसे एक बात ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कर्ता, जैसे कर्ता है, कर्ता, कर्ता शब्द कैसे बना है, तो कर्ता शब्द जो है वह क्री, क्री धन, क्री धन त्रिच, त्रिच, त्रिच का मतलब होता है ता, क्री धन त्रिच, क्री धन त्रिच से बना है। तो क्री का मतलब हो गया क और त्रिच का मतलब हो गया ता, तो करता, इससे जो है वह शब्द बना है, कृत से शब्द बना है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, मैं बता रहा था गद्य, तो गद्य कहां से बना है, तो गद धातु से बना है, गद धातु से यह गद्य बना है। तो ऐसे हम गद्य की संरचना इससे कर रहे हैं। ऐसे चीजों को हम बताते जब जाते हैं, ऐसे जब चीजों को बताते जाते हैं तो वही क्या होता है, उसी को कहते हैं क्या, व्युत्पत्ति विधि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका जो है हम उनकी संरचना भी बताते चलते हैं। तो उस प्रकार की विधि को कहते हैं व्युत्पत्ति विधि। आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्युत्पत्ति विधि मतलब क्या है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया, एक एग्जाम्पल जो है चक्र दिया, एक एग्जाम्पल मैंने गद्य का दिया। तो ऐसे जो है जहां पे शब्दों से, शब्दों की जो है वह उत्पत्ति कहां से हुई है, किस रूप में हुई, जब हम उसका वर्णन करते हैं उसे कहते हैं क्या, व्युत्पत्ति विधि। तो यह व्युत्पत्ति विधि भी जो है वह प्रयोग में आती है। अब व्युत्पत्ति विधि को समझाने के लिए जो है वह अलग अलग रूपों में अलग अलग चीज प्रयोग की जाती है व्युत्पत्ति विधि को। यह विधि संस्कृत के गद्य शिक्षण में ही अधिक प्रयोग की जाती है। संस्कृत में जो है जब हम संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत में संस्कृत का गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण कराते समय यह इसका प्रयोग होता है ज्यादा, संस्कृत का गद्य शिक्षण कराते समय ज्यादा प्रयोग होता है। अब वहीं अगर हम संस्कृत कराते हैं, जब संस्कृत कराते हैं तब कैसा होता है, और जब हम हिंदी में कराते हैं या जो है हिंदी में ही कराते हैं तब कैसा होता है। तो जब संस्कृत में कराते हैं तो संस्कृत में यह विधि जो अलग बन जाती है। संस्कृत में यह विधि संश्लेषण रूप में काम करती है, संश्लेषण रूप में काम करती है। और वहीं जब हिंदी में बात करते हैं तो इसे हम जो है विश्लेषण के रूप में बात करते हैं, इसे विश्लेषण के रूप में बात करते हैं। अब विश्लेषण के रूप में बात करते हैं, अब संश्लेषण रूप में कैसे बात करते हैं, तो संश्लेषण रूप में क्या होता है कि संश्लेषण रूप में बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे दिखाई पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया था ए चो ऐ वा या वह, ए चो ऐ वा या वह, ए चो ऐ वा या वह। अब यह शब्द है, अब यह एक शब्द है, आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम। अब इसको आप जो है ये पूरा कितना है, ये पूरा शब्द है। अब इस पूरे शब्द को जो है अब ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये जो पूरा लिखेंगे, पूरा श्लोक लिखेंगे तो पूरा श्लोक हो जाएगा। अब ये पूरा श्लोक किसके बारे में कहा जा रहा है, ये पूरा श्लोक किसके बारे में कहा जा रहा है, तो जो है अब किसके बारे में कहा जा रहा है उसका लेके आ रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, पहले सारी चीजें घटित हुई है, सारा कुछ फैला हुआ है, उन फैलाव को आप बटोर करके लेके आ रहे हैं, संस्कृत के श्लोकों को बटोर करके लेके आ रहे हैं, फिर उसका शब्द बता रहे हैं कि इनके बारे में बात कही जा रही है। जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गिरिते गए विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो पंच लक्षणम किसके, विद्यार्थी के। तो विद्यार्थी के पंच लक्षण जो इतना सारा में एक्सप्लेन किया गया उसको जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यार्थी के पंच लक्षण। तो वही इसको कहते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि का मतलब होता है कि जो कुछ फैलाया हुआ है, उस फैलाए हुए को क्या करना, बटोरना। जो फैला हुआ है उस फैलाए हुए को बटोरना, उसे कहते हैं क्या, संश्लेषण विधि। वही विश्लेषण का मैंने एक एग्जांपल आगे बताया कि विश्लेषण का मतलब होता है क्या, उसको फैलाना, एक है उसके अलग अलग रूपों में फैलाना। तो अब इसी के, अब जो यहाँ पे बात है उसके अलग अलग विद्यार्थी की 5 लक्षण कौन कौन से, उसको अलग अलग फैला देना, तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा विश्लेषण विधि। तो ऐसे विश्लेषण विधि के रूप में व्युत्पत्ति जो है का प्रयोग हिंदी में होता है, और संश्लेषण विधि के रूप में जो है वह व्युत्पत्ति का प्रयोग संस्कृत में होता है। चलिए यहां तक आपने समझ लिया, आगे चलते हैं। ऐसी एक और आएगा, वहां पे मैं आपको और ये इसका बेहतर तरीके से समझाएगा, संश्लेषण विश्लेषण इसका समझाएगा। ये संश्लेषण विश्लेषण और आगमन निगमन, ये जो है ये आपको अक्सर आगे जाकर के कंफ्यूज करेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा।
संश्लेषण विश्लेषण को, आगमन निगमन को आप जो है आगे जाकर के याद रखिएगा, क्योंकि यह अक्सर भूल करते हैं बच्चे, इसमें कौन सा संश्लेषण है, कौन सा विश्लेषण है, क्योंकि दिखता एक जैसा ही है, आगमन निगमन दिखता एक जैसा ही है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली वाली जो विधि है, उस विधि का नाम है व्याख्या विधि। उस विधि का नाम है व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि किसको कहते हैं, इसको जान लेते हैं। व्याख्या विधि से आप जैसे जान रहे हैं कि लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, जहां खाली क्या है, बोल बोल करके वह बताया जा रहा है। तो यह विधि जो है, यह विधि कहां प्रयोग होती है, यह विधि उच्च कक्षाओं में प्रयोग होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लेक्चर ले रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं एक्शन भी कर रहा हूँ, मैं गेस्चर भी कर रहा हूँ, बट साथ मैं ज्यादा क्या प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बोल के इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बोल के इस्तेमाल मेरा क्या है, यह लेक्चर मेथड है। तो यहाँ पे यह बड़ी कक्षाओं के लिए लेक्चर मेथड, वह बड़ी कक्षाओं के लिए उच्च स्तर पर प्रयोग करा जाता है। यानी ये कहां प्रयोग जाता है, उच्च स्तर पर, बड़ी कक्षाओं के लिए उच्च स्तर पर इसका प्रयोग होता है। शिक्षण विधि अर्थ कथन का ही विकसित रूप है। यह जो है, यह व्याख्या विधि, यह अर्थ कथन, यानी उसका क्या है, अर्थ कथन ही कहना हमको, यहाँ पे सारी बातों का हमको बता देना है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अर्थ कथन विधि का, अर्थ कथन विधि का विस्तार रूप है यह। जो हमारा लेक्चर मेथड है, यह अर्थ कथन, जहां पे एक एक शब्दों का पूरा व्याख्या बताया जाता है कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। जैसे मैं शुरू होता है, मैं पुराने लेक्चर को, जो पुराना मैंने पढ़ाया हुआ, उसके बारे में 5 मिनट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो बोल करके देता हूँ, इंट्रोडक्शन में 5 मिनट में बोल करके देता हूँ। वो क्या है, वह मैं पूरा अर्थ कथन कह रहा हूँ, मैं उसका पूरा व्याख्या कर रहा हूँ। तो ऐसे ही व्याख्या, अर्थ कथन का व्याख्या जो है, वह अर्थ कथन का विस्तार रूप, उसको व्याख्या विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक आदर्श वाचन के रूप में कठिन शब्दों का अर्थ व गद्यांश को सरलता करते हुए शब्दों के भाव को व्याख्या करता है। यानी यहाँ पे जो है, वह यहाँ पे भी शिक्षक ही मेन भूमिका निभाता है। शिक्षक जो है वह प्रथम होता है, शिक्षक प्रथम रूप में प्रस्तुत होता है, शिक्षक प्रथम रूप में प्रस्तुत होता है। अब शिक्षक करता क्या है, शिक्षक जो है पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का व्याख्या करता है, कठिन शब्दों का व्याख्या करता है, और व्याख्या करते हुए उसको समझाते हुए वह आगे जाता है। इस विधि में शिक्षक जो है वह केंद्र बिंदु के रूप में जो है वह प्रथम रूप में प्रस्तुत होता है, केंद्र बिंदु के रूप में यह शिक्षक होता है। यानी जो लेक्चर अगर कौन देगा, तो लेक्चर जो है वह टीचर ही देगा, तो इसलिए यह टीचर जो है वहां पे केंद्र बिंदु के रूप में काम आता है। शब्दों की व्याख्या के अंतर्गत शिक्षक शब्दों में आए उपसर्ग, यानी जो कंटेंट है, इस कंटेंट को अगर टीचर बता रहा है, तो टीचर बता रहा है इस कंटेंट को, इस कंटेंट में कोई उपसर्ग है, कोई उपसर्ग है, कोई जो है प्रत्यय है, कोई उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, या फिर उसमें कोई जो है मुहावरे हैं, इन सारी बातों को, अलंकार है, इन सारी बातों को जो है वह, अलंकार इसमें नहीं आएगा, मुहावरे हैं, इन सारी बातों को जो है वह टीचर समझाते हुए जाता है। प्रत्यय संधि है, समास है, इन सारों को वह टीचर जो है वह समझाते जाता है, और इसके पीछे क्या है, क्या कथानक है, क्यों कहा गया है, उन सारी बातों को स्पष्ट करते हुए विस्तृत व्याख्या जो है वह करता है। तो ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे जो समझाता हूँ, तो समझाते समझाते अगर कोई कठिन शब्द आता है, तो मैं उसको भी आपको समझाते चलता हूँ इसका कठिन शब्द का अर्थ क्या होगा। तो वैसे ही टीचर जो है जब वह व्याख्या करता है, तो कठिन शब्दों का पूरा व्याख्या करते चलता है। बालकों की दृष्टिकोण से अगर बात करी जाए, तो बालकों की दृष्टि से यह जो है यह अच्छी नहीं मानी जाती है। यह बालकों की दृष्टि से यह विधि अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी होती है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे सारा कुछ टीचर सेंटर्ड है। वह खाली लेक्चर लेकर के चला जा रहा है, बच्चों को आया या नहीं समझ आया। यहाँ पे जो है सारे बच्चे कैसे होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे जो है वह निष्क्रिय रूप में, पैसिव रूप में होते हैं। जैसे आप लोग अभी इस टाइम में निष्क्रिय रूप में खाली सुन रहे हैं, मुझे खाली निष्क्रिय रूप में आप मुझे सुन रहे हैं। तो सुनने की वजह से क्या है, आप आज कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग जो है बंद करके बैठे होंगे, या बैठे नहीं होंगे, सुन रहे होंगे। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट लगाए होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन वो क्लास होती है, जो रेगुलर क्लास है, उसमें आप सो जाएंगे तो वहां पे लगेगा। यहाँ पे तो आप अपनी इच्छा से आए हुए हैं, यहाँ पे आप सोए नहीं होंगे, ये मुझे पता है। बट फिर भी जो है यहाँ पे आप क्या है, यहाँ खाली सारी बातें मैं ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लेक्चर मेथड में जो है वो टीचर प्रमुख होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण से यह अच्छी विधि है। यानी अगर हमारे दृष्टिकोण से कहा जाए, तो हम जो है खाली आकर के बोल करके कम समय में सारी बातें बता करके आपको चले जाएंगे। तो इसलिए शिक्षण जो है, शिक्षण कार्य यहाँ पे टीचर के हिसाब से अच्छा माना जाता है।
तो व्याख्या विधि जो है वो टीचर को ध्यान में रख करके अच्छी होती है, यह उच्च स्तर पर प्रयोग होती है। इसमें जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है वो पैसिव रूप में यानी निष्क्रिय रूप में काम करते हैं, तथा यहाँ पे शिक्षक जो है पढ़ाते पढ़ाते वह सारी बातों का, शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते सारी बातों का, कंटेंट में जितनी भी सारी बातें आई हैं उन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन वह कंटेंट जो है वह टीचर करते जाता है। इसे कहते हैं क्या? व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि के भेद हैं। व्याख्यान विधि के जो है वो भेद है। कुछ भेद कैसे हैं वो एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहीं पे जो है हमारा आ जाएगा, जो हमारा संश्लेषण और विश्लेषण यहीं पे आ जाएगा। तो वह क्या है, यहाँ पे एक सूत्र है, वो अगर आप याद रखेंगे तो याद रखेंगे, अगर आपसे याद हो पाएगा तो याद कर लीजिएगा। पदच्छेद, 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 पदार्थोक्ति, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, विग्रह वाक्य योजना, विग्रह वाक्य योजना, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, आक्षेपणोथ, 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 आक्षेपोडथ है, आक्षेपोडथ, आक्षेपोडथ समाधानम, आक्षेपोडथ समाधानम, समाधानम व्याख्यानम खस्त विद्यम, व्याख्यानम, व्याख्यानम हस्त विद्यम, हस्त विद्यम, हस्त विद्यम स्मृतम, स्मृतम। यानी क्या, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कुल 6 प्रकार के विधियां, 6 प्रकार के भेद इसके माने गए। पहला भेद जो है पदच्छेद है, दूसरा भेद है पदार्थोक्ति है, तीसरा भेद है जो विग्रह, चौथा भेद है वाक्य योजना, पांचवा भेद है आक्षेपोडथ, और जो छठवां विधि है वह समाधानम। यह कुल 6 विधि व्याख्यान के खस्त विधि के रूप में याद करे जाते हैं, यानी रखे जाते हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, आक्षेपोडथ समाधानम, व्याख्यानम खस्त विधम स्मृतम। तो यह जो है इस तरह से यह कुल 6 विधियां इसमें आती हैं। अब ये 6 विधियां, अब ये क्या है, यह अलग अलग है। अब यह अलग अलग है, अब ये अलग अलग है, यह किसकी बात कर रहे हैं? खस्त व्याख्यानम की खस्त विधि की बात कर रहे हैं। तो ये सारा इतना लिखने के बाद हम कह रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, तो खस्त विधम की बात हो रही है। तो खस्त विधम का बात एक्सप्लेन है, तो खस्त विधम। अब यहां से निकालने के बाद अगर खस्त विधम की बात करी जाएगी तो हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा उसका जो है वह सिंथेसिस यानी संश्लेषण विधि। अगर इतना करने के बाद हम खाली कहें कि खस्त विधम है, इसको कहेंगे खस्त विधम, तो खस्त विधम जो है वो संश्लेषण विधि हो जाएगी। अब ये विश्लेषण कैसे होगी, तो विश्लेषण करने के लिए हम एक एक चीजों को लेके के आएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये विश्लेषण हो जाएगा। तो विश्लेषण चलिए आगे करते हैं। अभी हमने संश्लेषण कर दिया, इसको कहेंगे खस्त विधम। खस्त विधम जो है यह जो है वो संश्लेषण हो गया। अब संश्लेषण हमने कर दिया, अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण क्या होगा, तो पदच्छेद, पदच्छेद, पदच्छेद का मतलब क्या होता है कि शब्द का विश्लेषण करना, व्युत्पत्ति करना, यानी इसको अलग अलग करना, पद को अलग अलग करना, उसको अलग अलग कर देना। पदच्छेद, पद को छेद करना यानी उसको अलग अलग कर देना। तो शब्द का विश्लेषण करना या व्युत्पत्ति करना, शब्द का विश्लेषण करना, शब्द का विश्लेषण करना या व्युत्पत्ति करना, कहां से व्युत्पत्ति हुई है उसको जानना। पहला पदच्छेद, दूसरा पदार्थोक्ति। पदार्थोक्ति क्या कहता है, पदार्थोक्ति क्या कहता है, पदार्थोक्ति का मतलब क्या, कि शब्द के अन्य पर्यायवाची बताने, पदार्थ के और कौन सी उक्तियां हैं, तो इस शब्द के पर्यायवाची बताने, पर्यायवाची बताने, एक ये भी। और क्या है, विग्रह, उसका विग्रह करना, संधि विग्रह यानी उसको अलग अलग करना कि वह दो शब्द में कैसे अलग होगा। जैसे विद्यालय, मान लीजिए विद्यालय है, तो विद्यालय को हम अगर संधि विच्छेद कर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय विद्यालय। तो ऐसे इसको क्या करना, इसके
जो है वो अलग अलग करना, इसके सही नियम को स्पष्ट करना, यह कैसे बना है इसके सही नियम को स्पष्ट करना, विद्याधन आलतीय विग्रह करना। और क्या करना, वाक्य की योजना बनाना, यह कैसे बनेगा, वाक्य योजना बनाना। वाक्य योजना में क्या, तो वाक्य योजना में कह रहा है इस शब्द में वाक्य प्रयोग के अर्थ को स्पष्ट करना, यानी इसका प्रयोग ये कहाँ क्या कह रहा है। तो मैंने यहाँ ये पूरा था, इसमें मैंने आपको बताया कि पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपोदक, समाधानम, व्याख्यानम, खट विधम। यह व्याख्यानम खट विधम, व्याख्यान की यह जो 1 2 3 4 5 6 जो है वह विधियां हैं, मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया। तो ये जो है इसका वाक्य की योजना बताना कि ये वाक्य में कैसे रखा गया है, कैसे इसको प्रस्तुत किया गया है वह बताना। जैसे एक बात और बताऊं वाक्य की योजना में, जैसे एक अक्सर प्रयोग होता है जब हम प्रयोग करते हैं इसका, कॉमा का जब प्रयोग करते हैं, कॉमा कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे रोको, रोको मत जाने दो। अभी देखिए एक सिंपल सा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अगर हमने यहाँ पे कॉमा यहाँ लगा दिया, रोको मत जाने दो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ रोको, रोको मत, उसको रोको, रोको नहीं, जाने दो। तो ऐसे जो है ये दो शब्दों में वाक्य का क्या हो रहा है, वाक्य की योजना जो है वो बदल जा रही है। तो ऐसे वाक्य की योजना क्या है वो अभी बच्चे को एक्सप्लेन करना, वाक्य की योजना क्या है वो एक्सप्लेन करना। और क्या एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करना आक्षेपोदक। आक्षेपोदक का मतलब होता है आक्षेप, आक्षेप इसका मतलब है आक्षेप। आक्षेप से क्या तात्पर्य, यहाँ तो आक्षेप से तात्पर्य छात्रों के द्वारा किसी समस्या को प्रस्तुत करना, यानी अब ये बताना, पूछना कि इसका अर्थ कैसे होगा, तो वो भी बच्चों से निकलवाना, कि बच्चों से कोई समस्या प्रस्तुत करवाना, बच्चों से समस्या प्रस्तुत करना, बच्चों से समस्या प्रस्तुत करवाना। यानी वो बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो उनसे पूछना कि इसका क्या हो सकता है, तो बच्चों से समस्या का प्रस्तुत करवाना। फिर क्या करना, उसका समाधान भी निकालना। बच्चों ने अगर समस्या दे दी तो उस समस्या का समाधान निकालना। समाधान, बच्चों की जो समस्या है उस समस्या को शिक्षक द्वारा दूर करना, जो बच्चों ने समस्या दी हुई है उस समस्या को दूर करना। यह पूरे जो है इस रूप में व्याख्या विधि काम करती है। तो व्याख्या विधि के कुल 6 नियम है, व्याख्या विधि के कुल 6 वेद हैं। क्या क्या से, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपोदक, समाधानम, व्याख्यानम, खट विधम और खट विधम स्मृतम, उसको हमको याद रखना है। तो ऐसे ये 6 विधियों में व्याख्या विधि जो है वह जानी जाती है। अब यहाँ मैंने बताया कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो था वह संश्लेषण था, और इन सारी बातों का जब में हम क्या कर रहे हैं, इसको विश्लेषित कर रहे हैं। जब विश्लेषित कर रहे हैं यही चीजें क्या कहलाएंगी, वह खट विधम कहलाएंगी, इसका यह संश्लेषण हो जाएगा। तो ऐसे संश्लेषण, विश्लेषण और व्याख्या की जो विधियां थी वो भी मुझे बताना, तो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ हो गया होगा सभी का, चलिए आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं जो हमारी अगली विधि है, अगली विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। अगली विधि है उसको कहते हैं टीका विधि। अगली विधि जो है वो टीका विधि है, जैसे टीका टिप्पणी करना, तो टीका विधि। अगली विधि है टीका विधि। टीका विधि यह बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, टीका विधि। अब टीका विधि का मतलब क्या है, तो टीका विधि यह विधि व्याख्यान विधि का एक संक्षिप्त रूप है। जो हम पूरा का पूरा व्याख्यान कर रहे हैं उसी को जो उस छोटे से संक्षिप्त में प्रस्तुत कर देते हैं, यानी इसे कहते हैं व्याख्यान विधि का संक्षिप्त रूप। व्याख्यान विधि का संक्षिप्त रूप इसे कहते हैं, टीका विधि को व्याख्यान विधि का संक्षिप्त रूप कहते हैं। व्याख्यान विधि में शिक्षक चाहे जितना विस्तार कर ले, परंतु उसका जितना आवश्यक होता है उतना ही विश्लेषण किया जाता है, यानी जितना जरूरी है उतना ही उस पर जो है टीका किया जाता है, उतना ही उस पर बात करी जाती है। तो जैसे हम कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो सेंट्रल आइडिया बताना उसका, यानी उसका सार बताना जो है वही क्या होता है, वह टीका विधि कहलाता है। यानी जितना जरूरी है उतना ही, अगर एक्सप्लेन चाहे बहुत कर लिया बट उसमें कहना क्या है, वो कहना क्या चाहता था, कहना इतना ही चाहता था, तो इतना ही जो बात है उसी को कहते हैं क्या, टीका विधि, वो सेंट्रल आइडिया। इस विधि का प्रयोग संस्कृत गद्य शिक्षण में अधिक किया जाता है। इसका जो प्रयोग है यह संस्कृत के गद्य शिक्षण में अधिक प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के गद्य शिक्षण में अधिक प्रयोग किया जाता है। ये थी जो है वह टीका विधि। अब अगली विधि जो हमारी है वो अगली विधि की चर्चा करते हैं। अगली विधि जो हमारी लास्ट आखिरी विधि है उस विधि का नाम है प्रसंग विधि। अगली विधि का नाम है प्रसंग विधि। तो टीका विधि के बारे में मैंने बता दिया, टीका विधि क्या करती है, सार बताती है। अब बात करते हैं
जो है वो प्रसंग विधि। प्रसंग विधि क्या कहती है? प्रसंग का मतलब है कि किसी भी घटना से जोड़ देना, कोई चीज चल रही है उसको घटना से जोड़ देना। तो यह विधि व्याख्या विधि का एक अंग माना जाता है, इसे भी जो है व्याख्या विधि का ही एक अंग माना जाता है। व्याख्या विधि को एक प्रवचन विधि भी कहते हैं। व्याख्या विधि को क्या कहते हैं? प्रवचन विधि। व्याख्या विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं। तो व्याख्या विधि का ही यह अंग है, आप समझे रहिएगा। व्याख्या विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते समय जब कोई शिक्षक उस शब्द से संबंधित प्रसंग को किसी कक्षा में प्रस्तुत कर देता है तो प्रसंग विधि कहलाती है। यानी अगर कोई घटना या कोई शब्द आया, जैसे सपोज करिए दशहरा शब्द आया, अब इस दशहरा शब्द से संबंधित बच्चों को कोई किसी प्रसंग से जोड़ देगा। अगर ये दशहरा शब्द आया, दशहरा क्या होता है? तो दशहरा को किसी प्रसंग से, किसी घटना से या किसी कहानी से अगर जोड़ देगा, किसी प्रसंग से अगर जोड़ देगा तो यह प्रसंग ही जोड़ना क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रसंग विधि। सपोज करिए कि ये दशहरा है, तो दशहरे में अगर दशहरा बताते बताते यह बताया गया कि भगवान श्री राम ने जो है वह उस टाइम पे भगवान श्री राम ने लंका के जो राजा रावण थे, लंका के राजा के रावण से लड़ाई करी, और जो लंका के राजा थे वह असत्य की तरफ से लड़ रहे थे, और जो राम जी थे वह सत्य की तरफ से लड़ रहे थे। तो जो श्री राम जी हैं वह बहुत छोटी सी सेना, वानरों की सेना लेकर के भी जो है उन्होंने पूरी लंका की इतनी बड़ी सेना को पराजित किया और रावण को परास्त किया, रावण का वध किया। तो ऐसे में जो है वह असत्य पर सत्य की जीत हुई, तब से जो है वह दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे किसी घटना को, किसी प्रसंग को उस शब्द से जोड़ देना यह कहलाता है क्या? प्रसंग विधि। तो जब हम एक्सप्लेन करते करते उसी में जो है हम कोई कहानी घटना लेके आकर जोड़ते हैं, तो वह विधि भी क्या कहलाती है? वह प्रसंग विधि कहलाती है। यह सभी विधियां एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होकर के चलती हैं, तो ऐसे ही जो है आज हमने आपके सामने 6 विधियों का जो है व्याख्या किया, 6 विधियों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करी। तो चलिए हम एक बार कंपैरेटिव रूप में एक बार चर्चा कर लेते हैं सारी विधियों का। तो सारी विधियां क्या क्या थी, सारी विधियों को एक कंपैरेटिव रूप में कर लेते हैं, जांच लेते हैं, क्योंकि आपको एक बार कंपैरेटिव रूप में याद रहेगा तो आप उसको कहीं भी प्रस्तुत कर सकेंगे। बहुत छोटे छोटे शब्दों में जो है उसको जान लेते हैं। चलिए पहली विधि क्या है? जो पहली विधि है वह अर्थबोध विधि है। तो पहली विधि अर्थबोध विधि। अर्थबोध में क्या करा जाता है? अर्थबोध में बच्चे को जो है शब्दों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान वह करवा दिया जाता है। अक्षरों का ज्ञान जो है, शब्दों का ज्ञान करवा दिया जाता है। यहाँ पे टीचर जो पहले बोलता है और फिर वह जो उच्चारण करते जाता है, इसी को उद्बोधन विधि भी कहते हैं। जो दूसरी विधि आती है वो विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? प्रश्नोत्तर विधि में टीचर जो है वो पहले से प्रश्नों को रेडी रखता है उस घटना से। यहाँ पे टीचर को जो कंटेंट है उस कंटेंट को पहले निकलवाने के लिए प्रयोग करता है, यानी बच्चों से निकलवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल होता है। वही व्युत्पत्ति विधि क्या कहलाती है? तो व्युत्पत्ति विधि क्या कहलाती है? यह व्युत्पत्ति विधि कहती है कि उस शब्द की रचना हुई कहां से है, शब्द कहां से निकला है, तो वह शब्द की रचना भी साथ साथ में समझाना। तो शब्द की रचना, शब्द का जो है कहां से निकला, ओरिजिन कहां से हुआ है, वह समझाना, वह जो है व्युत्पत्ति विधि कहलाता है। वही व्याख्यान विधि क्या कहलाता है? तो व्याख्यान विधि कहलाता है कि टीचर जो है सारी कहानी को, सारी घटना को, सारा वृत्तांत को वह खुद ही प्रस्तुत करता है। यहाँ पे जो है विद्यार्थी वह पैसिव रूप में होते हैं, टीचर जो है एक्टिव रूप में होता है। टीचर ही सारी बातें समझाता है और बताता है। वही टीका विधि कहा जा रहा है कि टीका विधि में क्या होता है? टीका विधि में उसी कहानी का बिल्कुल सार रूप, कहानी का बिल्कुल सार रूप जो है प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं टीका विधि। टीका विधि के बाद यह जो तीनों, यह टीका विधि और व्याख्यान विधि, साथ साथ में प्रसंग विधि, यह तीनों एक ही के भाग है। तो प्रसंग विधि में क्या करा जाता है कि कोई एक शब्द आया तो शब्द का किसी प्रसंग से, किसी घटना से उसको जोड़ दिया जाता है। प्रसंग से किसी घटना को उदाहरण के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो वह प्रसंग विधि होता है। तो व्याख्यान विधि, टीका विधि और प्रसंग विधि, यह तीनों जो है वह व्याख्यान विधि का ही रूप है, बट उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूपों में जाना जाता है। तो ऐसे अर्थबोध विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्युत्पत्ति विधि, व्याख्यान विधि, टीका विधि और प्रसंग विधि, यह 6 विधियां जो है आपने जाना। तो अब ये जो है यह छोटी क्लास में प्रयोग होती है, यह जो है यह और यह दोनों बड़ी क्लास में प्रयोग होती है, और यह तीनों जो है और उच्च बड़ी क्लासों में प्रयोग होती हैं। यानी यह तीनों बड़ी क्लासों में या उससे छोटी क्लास में और यह बिल्कुल छोटी क्लास में प्रयोग होता है। तो इतना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से जो है हम जो है आपके बीच
प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों का आप जवाब देंगे, जवाब भी इसी से हैं,